बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी ऑनलाइन फिज़िक्स लेक्चर 19 आज हम स्टार्ट करते हैं। कल आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हीट ट्रांसफ़र होती है तीन मैकेनिज़्म के ज़रिए, ठीक है। उसमें कौन कौन सा था? कंडक्शन था, कन्वेक्शन था और रेडिएशन था। फिर कल हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया। फिर कंडक्शन की हमने एक एग्जांपल लेके, ठीक है, उसके ज़रिए हमने रेट ऑफ हीट फ्लो को एक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। ये इक्वेशन आपके सामने नज़र आ रही है। फिर इसमें हमने के कांस्टेंट डिफ़ाइन किया और ये फिर के कांस्टेंट हमें बताता था कि ये एक अच्छा गुड कंडक्टर है फॉर हीट और ये बैड कंडक्टर है फॉर हीट या गुड इंसुलेटर है, ठीक। उसी सिलसिले को हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम एक रॉड ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसका एक हैंड हम एक एट हाई टेम्परेचर जिसे TH हम कहते हैं वहाँ पे ले जाते हैं और उसका दूसरा एंड हम कहाँ पे ले जाते हैं? एट द लो टेम्परेचर TL। इससे क्या होगा कि इसमें मुसलसल, ठीक है, हीट अनलिमिटेड ऑफ हीट सप्लाई होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर TH भी मेंटेन रहेगा और दूसरी साइड पे उसका टेम्परेचर TL भी क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। अब देखिए, वी टेक द केस ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ लेंथ L and uniform cross section area A in which one end is maintained at high temperature TH and other end at the low temperature TL। और बोथ हैंड्स उसके हम क्या कर देंगे? इन थर्मल रेजरवायर। थर्मल रेजरवायर का मतलब है कि एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर है तो वो मुसलसल हाई हीट आपको सोर्स ऑफ हीट है वो सप्लाई कर सकता है, और एक लो टेम्परेचर रेजरवायर है या कोल्ड टेम्परेचर रेजरवायर है, यानी मुसलसल लो टेम्परेचर क्या रख सकता है? मेंटेन कर सकता है, सो डैट वी कैन सप्लाई एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट and still maintain the temperature TH, while the other end can absorb an unlimited of amount of heat and still maintain the temperature TL। अब देखें इससे क्या होगा? That is a steady state situation। इसे हम steady state situation कहते हैं क्योंकि the temperature and the rate of heat transfer are constant in time। क्योंकि एक एंड मुसलसल हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे है, दूसरा एंड मुसलसल लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे है, जिसकी वजह से क्या होगा? द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आर कांस्टेंट इन टाइम। In this situation, every increment of heat Q that enter the rod at the hot end leaves it at the cold end। तो ये क्या होगा कि जो increment of heat वहाँ से ऐड होगा हॉट रिजर्वायर से, वो लीव करेगा किससे? कोल्ड रिजर्वायर या कोल्ड एंड पे। Another way we can say that through any cross section along the length of rod we will measure the same rate of heat transfer। तो हम रॉड का कोई भी किधर से किसी भी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम ले ले तो वहाँ पे जो हीट रेट ट्रांसफ़र होगा वो सेम होगा। और उस इक्वेशन को जो H आपने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी, ठीक है, H इज इक्वल के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, उस इक्वेशन को हम इस सिचुएशन के लिए इस तरह लिख सकते हैं। H इज इक्वल के ए डेल्टा टी की जगह टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा वो हॉट रेजरवायर और कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर का डिफरेंस बनेगा। तो डेल्टा टी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L आ जाएगा। वहाँ पे डेल्टा एक्स था थिकनेस ऑफ स्लैब, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ रॉड है जिसके अलॉन्ग हीट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह L आ जाएगा। तो वो इक्वेशन इस सिचुएशन के लिए इस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गई है। और इसके अलावा आप किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रॉड लेंगे तो आप वी विल मेजर द सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हम देखेंगे कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो क्या हो रही होगी? सेम रेट पे। अगर आप कोल्ड रिजर्वायर और हॉट रिजर्वायर सिचुएशन ले आएँ और उसके दरमियान आप कंडक्शन करवाएं तो फिर यही सिचुएशन रहेगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन उस फॉर्म से आ गई है। तो कंडक्शन का ये कंटिन्यूटी थी, उसको हम थोड़ा सा मजीद एक केस के लिहाज से डिस्कस कर लिए। देखें ये फिगर में भी आपको नज़र आ रहा है, द रेट ऑफ हीट फ्लो इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द लीनियर फैशन बिटवीन द एंड्स ऑफ रॉड। तो ये आप देख सकते हैं
के रॉड है, दोनों साइड पे इंसुलेशन है, यानी हीट इससे आउट नहीं हो सकती। एक साइड पे हाई टेम्परेचर है TH और दूसरी साइड पे लो टेम्परेचर है TL। तो जो भी हीट इंक्रीमेंट यहाँ से ऐड होगा वो रॉड के अलॉन्ग मूव करता हुआ दूसरी एंड को क्या करेगा, लीव करेगा। तो साइड पे भी इंसुलेशन है तो हीट साइड से सराउंडिंग में भी नहीं जा सकती। तो आप किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया आप ले लें तो हीट रेट फ्लो क्या होगा, सेम होगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक, नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है, पहला कंडक्शन था, दूसरा कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट ट्रांसफ़र होती है। तो आप जो कंडक्शन है वो बेसिकली ज़्यादातर सॉलिड्स में होती है। जो कन्वेक्शन है ये बेसिकली आपकी जितने भी फ्लूइड्स हैं उसमें होती है, जिसमें एयर और वाटर आ जाता है, या आप ये कह सकते हैं लिक्विड और गैसेस। तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन के ज़रिए होती है। अच्छा, कंडक्शन और कन्वेक्शन में मेन फ़र्क क्या है? कंडक्शन में ये होता है कि एटम अपनी प्लेस पे रहता है, वो जस्ट लार्ज एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करता है और अपनी हीट को पास ऑन करता है अपने नेबर्स एटम को। जबकि कन्वेक्शन प्रोसेस में ये होता है कि एटम हीट को लेके खुद जाता है, खुद मूव करता है, अपनी प्लेस को छोड़ देता है। हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन occurs when a fluid such as air or water is in contact with an object whose temperature is higher than that of its surrounding. The temperature of fluid that is in contact with the hot object increases, and in most of cases the fluid expands. It becomes less dense than the surrounding cooler fluid. It rises because of buoyant forces. यानी होता क्या है कि अब वो फ्लूइड जो एक हॉट बॉडी के करीब है, ठीक है, ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अब वो इन कांटेक्ट है विद हॉट बॉडी, तो वो फ्लूइड बेसिकली क्या होगा, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो मोस्टली लो डेंसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो लो डेंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो लो डेंस होगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, तो वो एक्सपेंड करेगा। तो जब वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है, अपने सराउंडिंग कूलर फ्लूइड की निस्बत, तो कूलर फ्लूइड जो है मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो उसकी जगह ले लेंगे, और जो हॉट फ्लूइड है यानी वो अपनी उस जगह से हट के, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कमरे में सर्दियों में हीटर लगाया हुआ है, ठीक है, तो अब हीटर के करीब जो एयर है, ठीक है, जो हीटर के साथ इन कांटेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, यानी वो वहाँ से हीट हासिल करेगी, लो डेंस हो जाएगी, तो वो एयर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, जबकि उसकी जगह जो कूलर एयर है वो आके लेना शुरू हो जाएगी। फिर वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, वो लो डेंस होगी, फिर वो फैलना, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी जगह फिर और जो कूलर एयर है वो उसकी जगह लेना शुरू हो जाएगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरा कमरे की जो एयर है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसी तरह एग्जांपल आप पानी की ले लें। आप पानी को किसी भी कंटेनर में डाल के चूल्हे पे रखें तो सबसे पहले जो नीचे वाले वाटर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट कांटेक्ट में आते हैं, तो वो जब हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं कि कंटेनर के वॉल्स की साइडों से ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी जगह जो कोल्ड वाटर्स के मॉलिक्यूल है वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, और ये प्रोसेस मुसलसल जारी रहता है यहाँ तक कि पूरा पानी कंटेनर का क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये बेसिकली कौन सा प्रोसेस है, ये कन्वेक्शन प्रोसेस है, जिसमें मॉलिक्यूल या एटम हीट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक्सपेंड होके अपनी जगह छोड़ देते हैं, उसकी जगह दूसरा जो कूलर फ्लूइड्स के एटम्स या मॉलिक्यूल हैं वो उसकी प्लेस ले लेते हैं। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, पानी की एग्जांपल्स ले लें, पानी को आप गर्म करते हैं या आप कमरे को हीटर की मदद से गर्म करते हैं, या इसके अलावा और बहुत सारी अपनी आप इर्द गिर्द एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आपको कन्वेक्शन प्रोसेस नज़र आ रहा होगा। The surrounding cooler fluid falls to take the place of rising warmer fluid and convection circulation is set up। तो वही बात हो रही है कि जो सराउंडिंग कूलर फ्लूइड है वो उसकी जगह ले लेता है, और जो वार्मर फ्लूइड है वो राइज कर जाता है, तो इस तरह एक सर्कुलेशन सेटअप हो जाता है।
कन्वेक्शन मैकेनिज्म डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कन्वेक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड, मे बी फ्लूइड की नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है, फ्लूइड विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, और इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो ये चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर कन्वेक्शन मैकेनिज्म क्या करता है, डिपेंड करता है। मे बी नेचर ऑफ फ्लूइड का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट किस्म के फ्लूइड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड हैं। इसी तरह आप डिफरेंट जो फ्लूइड है उनकी विस्कोसिटी डिफरेंट होती है। वाटर की विस्कोसिटी और है, मिल्क का आप ले लें उसकी विस्कोसिटी और है, इसी तरह आप हनी ले लें उसकी विस्कोसिटी और है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी इस तरह मुख्तलिफ है, हर फ्लूइड की डेंसिटी मुख्तलिफ होती है। तो हर एक में जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, उस लिहाज से फिर मुख्तलिफ होगा, किसी में तेज़ी के साथ होगा, किसी में स्लो रेट पे होगा। तो इसके अलावा टेम्परेचर डिफरेंस, ज़ाहिर बात है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस लिहाज से कन्वेक्शन प्रोसेस में तेज़ी आएगी, और अगर टेम्परेचर कम है तो उस लिहाज से कन्वेक्शन प्रोसेस में उतनी तेज़ी या उतना फास्ट नहीं होगा। आखिरी मैकेनिज्म है रेडिएशन। तो हम रेडिएशन की तरफ चलते हैं, जो तीसरा मैकेनिज्म है। इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, ना कंडक्शन की तरह के एक एटम से दूसरे एटम को पास ऑन होती है, ना कन्वेक्शन की तरह के वो मालिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करके अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी जगह जाता है। इसमें बेसिकली हीट ट्रांसफ़र होती है वेव्स के ज़रिए। द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स टू अदर प्लेस इन फॉर्म ऑफ वेव्स विदाउट मीडियम, यानी इसमें मीडियम के ज़रिए ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऐसी वेव्स कौन सी होती हैं? जिन्हें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एनर्जी इज कैरिड फ्रॉम द सन टू अस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको पता है इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आप सन से एनर्जी लेते हैं, ठीक है, सन से हीट एनर्जी की फॉर्म में अर्थ पे ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी इज कैरिड फ्रॉम द सन टू अस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ट्रेवल फ्रीली थ्रू द वैक्यूम। तो ज़ाहिर बात है आपको पता है कि स्पेस में तो कोई मटेरियल या कोई मीडियम नहीं होता, तो ये वेव्स वैक्यूम स्पेस में से ट्रेवल करती हैं और आप तक पहुंचती हैं। All objects emit such electromagnetic radiation because of their temperature and also absorb some of radiation that falls on them from other object। तो हर ऑब्जेक्ट इसी तरह रेडिएशन, यानी फॉर एग्जांपल सन से रेडिएशन आ रही है, तो अर्थ के ऊपर जितनी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करते हैं और इन रेडिएशन को रेडिएट भी करते हैं। कुछ मटेरियल ज़्यादा रेडिएट करते हैं और कुछ मटेरियल कम रेडिएट करते हैं। तो इस तरह जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो टेम्परेचर के लिहाज से रेडिएशन क्या कर रहे होते हैं, इमिट कर रहे होते हैं टेम्परेचर की वजह से। ऑल ऑब्जेक्ट इमिट सच electromagnetic radiation because of their temperature and also absorb some of radiation that falls on them from other object। The higher the temperature of object it radiate more heat। तो जितना टेम्परेचर किसी बॉडी का ज़्यादा होगा वो उस लिहाज से ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेगा। जैसे कि देखें हम सन है, सन का टेम्परेचर अर्थ की निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो सन से रेडिएशन इमिट होती हैं, अर्थ पे वो रेडिएशन क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। इसी तरह अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेडिएशन जब एब्जॉर्ब करते हैं तो वो रेडिएशन फिर आगे नेक्स्ट इमिट भी करते हैं। या इसके अलावा भी आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने हीटर की एग्जांपल दी थी, उसमें कन्वेक्शन प्रोसेस भी होता है, लेकिन आप उस हीटर के आगे बैठ जाएं या फायर है, आग लगी उसके आगे बैठ जाएं तो वो डायरेक्ट हीट आप रेडिएशन की सूरत में भी फायर से लेते हैं। तो इस तरह रेडिएशन की मुख्तलिफ एग्जाम्पल है जिसमें हम देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होती है फ्राम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये तीनों मैकेनिज्म हमारे पूरे हो गए हैं जिसमें हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट को डिस्कस कर लिया है, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और आखिरी हमारा था रेडिएशन।